मैं अचानक गड़गड़ाहट की आवाज से चौंक कर उठ गया। मैंने कंबल हटा दिया और उसी समय मुझे अचानक गंभीर सिरदर्द होने लगा। मैं फर्श पर गिर गया और अपना सिर पकड़कर जोर से लुढ़क गया और मेरे दिमाग में उस दिन की यादें ताज़ा हो गईं। गड़गड़ाहट की वही आवाज़ गूंज उठी जिस तरह उस दिन बारिश में खिड़कियों से जोर जोर से टकरा रही थी, जैसे कि वह उन्हें तोड़ने वाली थी। मैं आधी रात में उठा और किचन की ओर चला गया। उसी समय मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जो आवाज़ वास्तव में अजीब थी, जैसे चिल्लाते समय अचानक किसी का मुंह बंद कर दिया गया हो। लेकिन मैं ठीक से सुन नहीं सका क्योंकि बारिश की आवाज़ से जल्द ही आवाज़ दब गई। मैंने एक गिलास पानी पी लिया और अचानक मुझे सामने कुछ खड़ा हुआ दिखाई दिया। बिजली की चमक के साथ मेरे लिविंग रूम की खिड़की से अगले घर का दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। मुझे एक इंसान की छाया दिखाई दी जो बारिश में बिना छाते के खड़ा था। मैंने उसे अच्छे से देखने की कोशिश की कि यह क्या था, लेकिन मैं नहीं देख सका क्योंकि बहुत अंधेरा था। थोड़ी देर बाद एक बार फिर बिजली चमकी और मैंने देखा कि एक महिला और एक आदमी एक साथ नाच रहे थे। मैंने अपने पैर के अंगूठे पर एक गिलास गिरा दिया और दर्द से कराह उठा। जब एक और बिजली चमकी तो मैंने एक महिला को किसी के साथ नाचते हुए देखा। वह भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। हालांकि उसके साथ नाच रहे आदमी को महिला ने एक पुतले की तरह बेजान तरीके से घुमाया। ये थोड़ा डरावना था। मैंने इंश्योर करने के लिए दरवाजे की जांच की कि यह बंद था या नहीं। फिर मैंने अच्छे से देखने के लिए फिर से उनकी ओर अपनी नजरें घुमाई। वे आखिर इस समय कर क्या रहे थे? उनकी नजर अचानक मेरी ओर पड़ी। मैं चौंक गया और तुरंत खुद को छुपा लिया। मुझे यकीन नहीं था कि उसे मेरी जानकारी हो गई थी या वह बस इस दिशा में देख रही थी। जब मैंने कुछ देर बाद खिड़की से पीछे देखा तो वे चले गए थे। अरे यार, ये तो बहुत अजीब था। क्या था ये? मैं धीमी आवाज में बुदबुदाया। मैंने थोड़ा घबरा कर इधर उधर देखा और अपने कमरे में वापस चला गया। फिर अगली सुबह उठा तो बाहर बहुत शोर था। बाहर कई पुलिस ऑफिसर्स थे। वहां एक आदमी की लाश मिली थी। एक पुलिस अधिकारी मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि क्या कल रात आपने आपके घर के बाहर कुछ देखा था? तो मैंने कहा, मैंने देखा कि एक आदमी और एक महिला घर के सामने नाच रहे थे और तभी मेरे पैर के अंगूठे में चोट लग गई। पुलिस ने मुझे उस डेड बॉडी की एक तस्वीर दिखाई और मुझसे पूछा कि क्या वह वही आदमी है जिसे तुमने कल रात देखा था। तस्वीर में उसके सभी जोड़ बुरी तरह से टूटे हुए और मुड़े हुए थे और शरीर बारिश के कारण बुरी तरह फूला हुआ था। उसे पहचानना और भी मुश्किल था, लेकिन वह निश्चित रूप से उसके जैसा ही दिखता था। पुलिस ने मुझे एक महिला की दूसरी तस्वीर दिखाई जो वास्तव में वैसी ही दिखती थी जैसी मैंने कल रात देखी थी। वह मृत व्यक्ति की पत्नी थी जो 3 साल पहले ही मर चुकी थी। पुलिस ने कहा कि जब वह जीवित थी तब उसे एक गंभीर मानसिक बीमारी थी। ये नहीं हो सकता, वह 3 साल पहले मर चुकी है। ये कैसे हो सकता है? मैं बेहद उलझन में था। कुछ दिनों बाद पुलिस फिर से मेरे घर आई और कहा कि कल रात एक और आदमी पिछली बार की तरह बारिश में मर गया है। उसकी हालत भी उसी लाश की तरह थी। क्या आपने कल रात कुछ भी अजीब देखा या नोटिस किया था? मैं अवाक रह गया। पुलिस ने कहा, बरसात के दिनों में अपना ख्याल रखना, खासकर तब जब बिजली चमक रही हो। आपको आपकी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। मैं डर के मारे कुछ नहीं बोल सका। तब से कई गवाह यह बता रहे हैं कि उन्होंने रात में नाचने वाली महिला को देखा है। यहाँ तक कि एक अफवाह भी चलने लगी कि रात में नाचने वाली महिला से कभी नजरें नहीं मिलानी चाहिए। उस दिन के बाद गांव में कई और आदमी लापता हो गए। पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। और एक दिन एक बरसात की रात में मैंने सुना कि कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैं दरवाजे तक गया और खिड़की से बाहर देखा। मैंने देखा कि एक सफेद पोशाक में एक महिला मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी जो पूरी तरह से बारिश से भीगी हुई थी। मेरा दिल अचानक धमक उठा क्योंकि वह चाकू लेकर अकेली नाच रही थी। मैं चिल्लाया, बकवास बंद करो, मुझे नाचना पसंद नहीं है। मैं भयभीत होकर उससे पीछे हटते समय अपना पैर चूक गया और पीछे की ओर गिर गया और मैं अभी भी खिड़की से उसकी छाया को अकेले नाचते हुए देख रहा था। मैं पुलिस को फोन करूंगा। मैं फिर से चिल्लाया। फिर छाया गायब हो गई और सौभाग्य से उस रात कुछ नहीं हुआ और मैं उस घर से बाहर चला गया। और तब से 6 साल बीत गए। मैंने उस गांव और उस औरत के बारे में कोई खबर नहीं सुनी, लेकिन अब भी मैं मेरे घर के दरवाजे और खिड़कियां सब कुछ पूरी तरह से बंद कर देता हूँ।
जब बारिश होती है और बिजली गिरती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आंगन से उसकी हंसी सुन सकता हूँ, या मैं उसकी परछाई को उन्मत्त होकर नाचते हुए देख सकता हूँ। यह सब सिर्फ मेरा वहम हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने इसकी पहचान करने के लिए खिड़की से बाहर नहीं देखा। मुझे आज तक कोई अंदाजा नहीं है कि वह कौन थी। बस एक चीज जो मैं कभी नहीं भूल सकता, वह है उसका नाचना। अब पीछे मुड़कर देखने पर शायद वह नाच नहीं रही थी, बल्कि उस आदमी पर चाकू से बेतहाशा वार कर रही थी। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे घर के पीछे एक वीरान घर था। जब भी मैं वहां से गुजरता था तो मुझे उस घर से बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई देती थी। हालांकि मेरे माता पिता ने कहा था कि दशकों से वहां कोई नहीं रहता था, बिजली की आवाज नियमित रूप से आती रहती थी। मुझे चिंता थी कि अगर बिजली किसी तरह जुड़ गई तो आग लगने का खतरा हो सकता है। इसलिए एक दिन मैंने स्कूल खत्म होने के बाद अपने दोस्त टिम के साथ उस घर में जाने का फैसला किया। हम उस घर में गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए अंदर जाने में झिझक हुई। मैंने उससे पूछा, सच बताओ, कहीं तुम डर तो नहीं गए? ये डर नहीं है, बल्कि एक्साइटमेंट की कंपी है। पुराना दरवाजा रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने वाली आवाज के साथ खुला और हम घर के अंदर दाखिल हुए। हर जगह कुत्तों का खाना बिखरा हुआ था और एक तेज गंध थी जो नाक में छेद कर रही थी। और अजीब बात यह थी कि फर्श कई कीलें से ढका हुआ था, इसलिए हमने पूरी कोशिश की कि हम अंदर जाते समय उन पर कदम न रखें। उसी समय हमने ऊपर से एक अजीब सी चीखने जैसी आवाज सुनी। हमें उसी समय घर छोड़ देना चाहिए था, हालांकि हम खुद को रोक नहीं सके और धीरे धीरे सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर एक कमरे में चले गए। हमने बिजली के कड़कने की आवाज सुनी। फिर हमने उस कमरे से एक आदमी की आवाज सुनी जो कह रहा था कि इसे खाओ, इसे खाओ। हम चौंक गए और सावधानी से कमरे के पास पहुंचे। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, हमने अंदर देखा। हमने देखा कि 3 लोग फर्श पर बैठे थे और उनकी गर्दन पर कुत्तों का पट्टा था और एक आदमी उन्हें स्टन गन से ट्रेनिंग दे रहा था। वे सभी एक पल के लिए चुपचाप हमें देखते रहे और फिर वे मदद के लिए चिल्लाने लगे। पागल आदमी जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था वह घबरा गया और उन्हें चुप रहने के लिए कहते हुए मारना शुरू कर दिया। लेकिन वे इतनी जोर से चिल्लाए कि ऐसा लगा जैसे उनका गला फट जाएगा। मैंने उनकी आंसू भरी आंखों में देखा तो मेरे मुंह से ही गालियां निकल गईं जब वह आदमी उन्हें मारते हुए स्टन गन पकड़ ली और हम पर हमला कर दिया। और टिम और मैं अपनी जान बचाने के लिए भागे। हालांकि टिम फंस गया। उसकी चीखें स्टन गन की आवाज के साथ हॉलवे में गूंज उठी। मैं घर से बाहर भागा और पुलिस को बुलाया और फिर वापस चला गया। अंदर मैं बिना कोई शोर किए कमरे में चला गया और वह आदमी टिम की गर्दन पर कुत्ते का पट्टा डाल रहा था। मैं गुस्से में उसकी ओर दौड़ा और उसे अपनी पूरी ताकत से लात मारी। वह लुढ़क गया और गिर गया। उसने बिजली का शॉकर गिरा दिया और मैंने उसे उठाया और उसे पागलों की तरह लात मारते हुए धमकाया। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने कुत्ते के पट्टे से बंधे लोगों को खोलने की कोशिश की तो वे हैरान रह गए। उनके हाथ और पैर तुरंत चिपकने वाले पदार्थ से फर्श पर चिपक गए थे। मुझे एहसास हुआ कि टिम किस तरह फंस गया था। वे भी चिपकने वाले पदार्थ के साथ फर्श से चिपक गए थे। मैंने सिसकते हुए टिम से आंखें बंद कर लीं और आखिरकार बचाव दल पहुंचा और उन लोगों को बचाने में कामयाब रहा जो बंधे हुए थे। हालांकि उन्हें पीटा गया था और हफ्तों तक केवल कुत्ते का खाना खिलाया गया था और उनकी स्थिति गंभीर थी। जब पुलिस ने उस आदमी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बस इतना कहा कि वह इंसानों को पालतू जानवर के रूप में रखना चाहता था। आखिरकार उसे जेल भेज दिया गया। किस्मत अच्छी थी कि टिम इलाज के साथ अपनी चोटों से उबरने में सक्षम था, लेकिन इस आघात को वह कभी नहीं भूल पाया। उस दिन के बाद मैं भी बहुत सतर्क हो गया। यह कहानी अब समाप्त हो गई है, लेकिन मैं आप सभी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपको कभी किसी वीरान घर की खोज करने का मन हो तो कभी वहां न जाएं। कोई भी आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता।
ये घटना तब की है जब मैं 8 साल की थी। मैं अब 13 साल की हूँ और मेरा एक जुड़वा भाई है, उसे हम कायल कहते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले कायल की आंख में चोट लगी थी, जिससे उसकी एक आंख खराब हो गई थी। काफी समय तक वह रोजाना जांच और ट्रीटमेंट के लिए जाता था। एक रात वह अपनी आंख में दर्द के कारण चिल्लाने और रोने लगा। मेरे मॉम डैड तुरंत मुझे और मेरे 5 साल के भाई को घर पर अकेला छोड़कर उसे अस्पताल ले गए। हम दोनों ने सोने के बजाय कुछ यूट्यूब देखने का फैसला किया। मेरा छोटा भाई मेरी माँ के बिना सो नहीं पाता। हम दोनों कुछ वीडियो देख रहे थे और तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। हम दोनों घंटी का जवाब देने के लिए उठे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता चाबी अपने साथ ले गए थे और दरवाज़ा बंद था। वह दरवाजे की घंटी बजाने के बजाय खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ सकते थे। मैंने पूछा, कौन है? और किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने 2 बार और पूछा और फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि वह अपने कमरे में वापस चला जाए, क्योंकि वह पहले से ही घबरा रहा था। मुझे लगा कि कोई डिंग डोंग डिच खेल रहा है। लेकिन आधी रात को मैंने एक बार और पूछा। मैंने दरवाजे के दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ सुनी, जो बिल्कुल कायल की तरह लग रही थी। कायल? उसने मुझे कहा, दरवाज़ा खोलो। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ और मेरे माता पिता कभी भी कायल को इस तरह आंख में चोट के साथ अकेले ऊपर नहीं जाने देंगे और इस तरह पार्किंग प्लेस में इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पूछा, क्या मॉम ने तुम्हें चाबियां दी है? नीचे वापस जाओ और चाबियां ले आओ, दरवाजा बंद है। मैंने और भी जोर से रोने और कराहने की आवाज़ सुनी। वह बार बार वही दोहराता रहता है, दरवाज़ा खोलो। इसलिए मैं उसे समझाने कोशिश करती हूँ और उसे वापस नीचे जाने के लिए कहती हूँ। मैं उसे आखिरी बार चाबियां लेने के लिए जाने के लिए कहती हूँ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैंने अपने डैड को फ़ोन किया और कहा वह कायल को चाबियां दे, और उनसे कहा कि आपको कायल को इस तरह अकेले नहीं भेजना चाहिए। मेरे पिता भी उतने ही कंफ्यूज्ड हो गए और मुझसे कहा कि वे अभी भी अस्पताल में हूँ और कायल उनके साथ है। मुझे घबराहट होने लगी और वह मुझसे कहते हैं कि वह शायद नाइट गार्ड था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। मैं दरवाजे पर वापस नहीं गई और अपने माता पिता के घर आने तक इंतजार किया। आखिरकार घर आकर मैंने कायल को बताया कि क्या हुआ था, लेकिन उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। मुझे अब भी आश्चर्य है कि अगर उस रात मेरे पास चाबियां होती और मैं नकली कायल के लिए दरवाज़ा खोलती तो क्या होता। मैं नेब्रास्का के इस पॉडंग शहर में पला बढ़ा हूँ और 18 साल तक वहाँ रहने के दौरान 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। पहली चीज़ और शायद सबसे अच्छी बात वो ये है कि मेरा यहाँ जन्म हुआ। आप सभी का स्वागत है इस नई कहानी में। लेकिन दूसरा और शायद सबसे खराब हमारे शहर में जो कुछ हुआ वह तब हुआ जब केविन मेयर ने अपने गैराज में आग लगा दी। केविन ने जो किया वह सबसे बुरी चीज़ थी जो हमारे शहर में कभी नहीं हुई थी, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बने रहे इस कहानी में, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रविवार की शाम थी और मैं उस समय हाई स्कूल के अपने फर्स्ट ईयर में था। मैं और मेरे दोस्त अक्सर शाम को अपनी साइकिल पर बाहर जाते थे और हंसी मजाक करते थे। हम बस घूम ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि हमारी क्लास का एक और बच्चा तेज गति से सड़क पर जा रहा है। हमने रोका और पूछा कि क्या हुआ है, और हाँफती सांसों के बीच बच्चे ने कहा कि जल्दी चलो, मायर्स गैराज में आग लग गई है। फिर हमने तेजी से सड़क पर हमारी क्लास के बच्चे का पीछा किया। मायर्स गैराज में सच में आग लगी हुई थी। जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, हमें तुरंत पुलिस और फायर फाइटर्स ने हमें उस जगह को छोड़ने के लिए कहा। हम सोच रहे थे कि हम तो आग से बहुत दूर हैं, इसलिए हम थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन जैसा हमें कहा गया हमने वैसा ही किया। तभी हमें गैरेज से आवाज़ें आने लगीं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे फायर फाइटर्स अचानक छिपने के लिए दौड़ पड़े। मुझे नहीं पता था कि छोटे मोटे धमाकों का कारण क्या था, लेकिन अगर यह पुलिस और फायर फाइटर्स को डरा रहा था तो मुझे लगा कि मुझे भी इससे डरना चाहिए। मुझे इस वक्त लगा कि मायर्स हाउस में विस्फोट होने वाला था या कुछ और। मेरे दोस्तों को भी ऐसा ही लगा, इसलिए हमने वहां से जल्दी निकलने का फैसला किया। अगली सुबह स्कूल में सभी बच्चे आग के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि केविन मायर अपनी किसी भी क्लास में नहीं आया था। कुछ बच्चे अफवाह फैला रहे थे कि मैंने देखा कि मेडिकल वाले उसे एम्बुलेंस में ले जा रहे थे और वह इतनी बुरी तरह से जल गया था कि वह सिर्फ एक सुलगती हुई भूसी थी। दूसरों ने कहा
कि वह और उसके माता पिता रिश्तेदारों के साथ रहने चले गए थे क्योंकि आग ने उनके घर को पूरी तरह से रहने लायक नहीं छोड़ा था, जो कि अफवाह थी। मुझे विश्वास था कि यदि किसी की मौत हुई है तो इसकी वास्तविक पुष्टि होगी, लेकिन फिर अगली सुबह पुष्टि हुई। समाचार रिपोर्टों में कहा गया कि फायर फाइटर्स ने जले हुए गैराज से एक शव बरामद किया था, जबकि बचे हुए परिवार के सदस्य रिश्तेदारों के साथ रह रहे थे और उन्होंने मीडिया से कहा था कि उन्हें अकेले छोड़ दें। मंगलवार को हमें पता चलने वाला था कि आखिर किसकी मौत हुई है, लेकिन हमें ठीक ठीक पता नहीं था। उस घर में मायर्स के अलावा 3 और बच्चे थे, जिसमें केविन 4 बच्चों में से सबसे बड़ा था। अगले दिन स्कूल में और बहुत सी अफवाहें उड़ने लगीं। फिर स्कूल के प्रिंसिपल ने हम सभी को एक स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया। हमें कुछ बताया नहीं गया था कि मीटिंग किसके बारे में थी। मुझे याद है कि पूरा स्कूल जिम्नेजियम में इकट्ठा हो गया था, जहां काउंटी शेरिफ और कुछ प्रतिनिधि ब्लीचर्स के सामने खड़े थे। उनमें से सभी के चेहरे सीरियस थे। एक बार जब हम सभी बैठ गए तो प्रिंसिपल ने यह कहकर बात शुरू की कि काउंटी शेरिफ को हमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, और जैसे ही वह आगे बढ़े और अपनी टोपी उतार दी, मैं कसम खाता हूं कि एकदम सन्नाटा छा गया था। हम जानते थे कि यह मायर परिवार के बारे में कुछ था, लेकिन वास्तव में यह क्या था वह कोई नहीं जानता था। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि वे क्या कहने वाले हैं। बस हम सुनने के लिए अधीर हो रहे थे और कुछ नहीं। दोस्तों, आप सभी ने मायर हाउस पर लगी आग के बारे में सुना होगा, और मुझे यकीन है कि आप सभी ने उसमें हुई जानहानि के बारे में भी सुना होगा। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वह आपका क्लासमेट केविन ही था। पूरे जिम में एक ही तरह की हंफने की आवाज आ रही थी और शेरिफ आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड के लिए रुक गए। अब हम अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग कैसे लगी, इसलिए केविन के बारे में किसी को भी कुछ पता है तो कृपया वो आगे बढ़े। अगर आप यहाँ ना बता सके तो आप जब चाहें मेरे ऑफिस को कॉल कर सकते हैं और हम इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। कृपया, यदि आपको आग लगने से पहले केविन की कोई अजीब या असामान्य बात पता है तो मैं आपसे आगे बढ़ने का आग्रह करता हूं। वह पहला सुराग था जो हमें पता चला था कि कुछ वास्तव में गलत था, कुछ ऐसी बात जिसे छुपाकर रखा गया था, और यह बात हमारे लिए एक रहस्य बन चुकी थी। बच्चे भयभीत थे कि उनके किसी अपने की इतने भयानक तरीके से मौत हो गई थी, लेकिन अगर पुलिस ने हमें बताया होता कि उन्हें वास्तव में वहां क्या मिला था, तो मुझे नहीं लगता कि लोग उतने दुखी होते, बल्कि उतने ही गुस्सा होते। सच्चाई सामने आने में 2 दिन और लग गए और उस दिन पूरे शहर की मीटिंग हुई थी। मुझे वह याद है क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझसे कहा था कि उनके लौटने से पहले घर से कहीं बाहर ना जाए। मैं 2 घंटे तक पूरी तरह से अंधेरे में खेला। मैंने सोचा कि वे पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमना चाहता था। 2 घंटे बाद वे वापस आए, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत अजीब और दुखद भाव थे। उनके चेहरे पर ऐसे भाव मैंने तब देखे थे जब मेरे दादाजी अचानक गुजर गए थे। उन्होंने मुझे टीवी रूम में बैठाया और पूछा कि मैं केविन को कितनी अच्छी तरह से जानता था। मैंने उन्हें इतना ही बताया कि हम इंग्लिश की क्लास में एक साथ बैठते थे, लेकिन हमने कभी बात नहीं की। फिर उन्होंने मुझसे कई और प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि क्या केविन कभी मुझ पर गुस्सा हुआ था, क्या मुझे वह पसंद आया था, इस तरह की बातें। आखिरकार मैंने सीधे उन्हें कहा कि यह साफ है कि वे केविन के बारे में कुछ जानते थे। मैं चाहता हूं कि वे सिर्फ मुझे बताएं कि वह क्या था जिसकी वजह से केविन ने सुसाइड किया था, या कुछ और, क्योंकि मैं इतना बड़ा हो चुका हूं कि सच को सुन सकूं। लेकिन पता चला कि मैं सच सुनने के लिए उतना बड़ा नहीं था। केविन ने अपनी जान नहीं ली थी। बम बनाने की कोशिश में गलती से उसने खुद को उड़ा लिया। जाहिरा तौर पर वह एक परीक्षण मॉडल बनाकर अपनी विधि का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन जब वह इसे एक साथ रख रहा था तो उसने किसी तरह से विस्फोट कर दिया और इतना जोरदार धमाका किया कि उसके गैराज में आग लगने से पहले उसकी मौत हो गई। पहले तो ऐसा लग रहा था कि वह बस एक पटाखा हो सकता है, वह बस किसी चीज के साथ गड़बड़ कर रहा था। यही कारण है कि पुलिस को यह सुनिश्चित करने में कुछ दिन लग गए कि क्या हुआ था। उन्हें वहां जले हुए गैराज जाना पड़ा और केविन के सामान की जांच करके यह पता लगाने की कोशिश की गई कि उसने ऐसा क्यों किया। पुलिस को एक मैगजीन मिली। केविन एक मैगजीन रख रहा था
जिसमें उसने मूल रूप से एक बम बनाने और उसे एक रविवार को चर्च में रखने की योजना बनाई थी, और वो भी तब जब सुबह यह परिवारों से भरा हुआ था। पुलिस ने और डिटेल में नहीं बताया। वह और भी ज्यादा डर गई थी जब उन्होंने देखा कि उसमें 1 साल पहले हुए कोलंबिन नरसंहार के कई रेफरेंस थे। बात के आखिर में मेरी मॉम रो पड़ी और मेरे डैड हिल गए थे। मैंने उन्हें पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। वह बच्चा लगभग पूरे शहर को मारना चाहता था, और मैं आपको बता दूं कि अगर वह रविवार को चर्च में हमला करता तो हमारे शहर के 90% लोग मर जाते, सिर्फ एक ही विस्फोट में। और उसका इरादा लोगों को बड़ी चोट पहुंचाना था। वास्तव में किसी ने बच्चे को धमकाया नहीं या कोई उसे मजबूर भी नहीं कर रहा था। मुझे लगता है वह सिर्फ पागल था। मैं भगवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वह लड़का स्मार्ट नहीं था और उसे थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करना या थोड़ी ज़्यादा देखभाल करना पसंद नहीं था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया होता तो वह हमारे पूरे शहर को नक्शे से ही मिटा देता। मेरा नाम लियोनी ट्यूसियन है। मैं फ्रांस के सैन वेरोन नाम के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे जीवन में घटी इस घटना के बाद मैं काफी स्तब्ध हूँ। इसे लिखने के लिए मुझे बहुत साहस की जरूरत है। ये काफी अजीब था। मैं जहाँ रहती हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट अद्भुत नज़ारा देखने के लिए यहाँ आते हैं। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने पहाड़ों में लंबी पैदल यात्रा करने का फैसला किया, जो मेरे घर से केवल कुछ मील की दूरी पर है। हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तभी मेरी एक दोस्त अचानक फिसल गई और उसके पाँव में मोच आ गई। हमने देखा कि एक परछाई हमारी ओर आ रही है। स्वाभाविक रूप से हम उसकी ओर चिल्लाए और उससे मदद मांगी। जैसे ही वह हमारी ओर बढ़ा, हमने देखा कि उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उससे एक अजीब बदबू भी आ रही थी। मैंने उसके चेहरे के बारे में पूछा कि उसे यह चोट कैसे लगी। उसने कहा कि यह लंबी पैदल यात्रा के कारण हुआ है, क्योंकि उसे बाहर समय बिताना पसंद था। उसने कहा कि उसके घर पर एक फर्स्ट एड किट थी, और जैसा कि हम हताश थे और हमने बाध्य होकर उसको फॉलो किया, हमें उसके घर तक पहुंचने में काफ़ी समय लगा। और जब हम पहुंचे तो उसने हमसे कहा कि वहां आराम करने के लिए आपका स्वागत है। मैं और मेरे दोस्त इस बारे में काफ़ी डाउट में थे, क्योंकि उसका घर सामान्य नहीं लग रहा था, पुराना और वीरान और बेहद ख़राब। मुझे और मेरे दोस्तों को अनसिक्योर फील हुआ, हालांकि मेरी दोस्त दर्द से चिल्ला रही थी। हमने उसे लिविंग रूम में सोफे पर लिटा दिया। मैंने देखा कि कमरे से मुझे सड़ने की दुर्गंध आ रही थी। वह आदमी चला गया। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि दरवाज़ा बंद था। मैं जल्दी से अपने घायल दोस्त के पास भागी और उसे सीधा रखा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हमें अभी यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। हमने उस आदमी को दरवाजे पर गाते हुए सुना। ये एक फ्रांस का गीत था, जो हाल ही में एक बड़े पैमाने पर हत्या वाली फिल्म का हिस्सा था। मैंने पीछे के कमरे में एक खिड़की देखी और अपने आंसुओं को रोकते हुए उसकी ओर दौड़ी। मेरी दोस्त बेकाबू होकर रोने लगी, क्योंकि वह भी काफ़ी हद तक डर गई थी। मैंने अपने बैकपैक से एक टॉर्च निकाली और बार बार खिड़की से टकराई, जब तक कि वह टूट नहीं गई। लेकिन वह आदमी किचन के चाकू के साथ हंसने लगा और मेरे दोस्तों का पीछा करने लगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पाँव में मोच वाली मेरी दोस्त पीछे रह गई थी। मुझे अपने फैसले पर पछतावा है, लेकिन मैं दौड़ती रही और अपने आंसू पोंछती रही, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरी दोस्त के साथ आगे क्या होने वाला है। हम अपने घर पहुंच गए, यह जानते हुए कि हम अपनी घायल दोस्त बेला को छोड़कर आए हैं। हमने पुलिस को फ़ोन किया और उन्होंने घर के आसपास तलाशी ली, लेकिन बेला का कोई संकेत नहीं मिला। ऐसा होने के 1 सप्ताह बाद उसे लापता घोषित कर दिया गया और आज तक वह लापता है। मुझे हर दिन उसके साथ रहना है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप इसे शेयर करेंगे, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अजनबियों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह दोस्तों के एक ग्रुप की कहानी है जो गलती से बहादुरी दिखाने के चक्कर में बुरी तरह से फंस गए थे। वे इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे। यह कहानी मुझे मेरी चचेरी बहन ने सुनाई थी। उसका नाम जेनी है। जॉन, माइक, एबेट, जेनी और ऑलिव सभी उनके हाई स्कूल के दिनों से अब तक के काफी अच्छे दोस्त हैं। कॉलेज के अपने 3रे वर्ष में वे थे। अभी भी वे सप्ताह में कम से कम एक बार एक शुक्रवार की शाम को बाहर घूमने के लिए मिलते हैं।
उन्होंने पैसिफिक रीजन में एक प्रसिद्ध पुराने घर में जाने का प्लान बनाया। ये पुराना घर जॉन के परिवार का था। उन्होंने उस घर को अमेरिकन कपल को बेच दिया जो हर साल कुछ महीने फिलीपींस में बिताते थे। अगर घर के लोग देश के बाहर हैं तो हम कैसे वहां पहुंच पाएंगे? माइक ने पूछा। आसान है दोस्त, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चाबी है। जॉन, क्या होगा अगर उन्होंने ताला बदल दिया हो? जेनी ने पूछा। वे ऐसा नहीं करेंगे, वे ऐसा कर भी नहीं सकते। ताले प्राचीन हैं, यह एक स्पेनिश कलाकार द्वारा बनाया गया था और नए मालिक घर की इतनी दुर्लभ चीज को हटाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जॉन ने कहा। जॉन को इस बात का पूरा भरोसा था। कुछ और आर्ग्यूमेंट्स के बाद ग्रुप ने इस पुराने घर के अंदर जाने का फैसला किया। पूरे घर में अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एबर्ट ने अपने लाइटर को क्लिक किया जिससे कमरे में बमुश्किल रोशनी हुई। लिविंग रूम में पुराना फर्नीचर सेट शामिल था और अन्य प्राचीन वस्तुएं जो सफेद चादरों से ढंकी हुई थीं। पूरी जगह धूल भरी थी। मालिक कई महीनों से घर नहीं आए थे। तुम तो हर चीज से डरते रहते हो। लगता है तुम मिरर में अपना चेहरा देखकर भी डर जाते होगे। माइक ने कहा। वह अपनी घबराहट को दूर करने की कोशिश कर रहा था। उसे भी लगता था कि यहां आकर गलती कर दी है। अचानक लकड़ी के फर्श पर किसी आवाज ने ग्रुप को चौंका दिया और वे अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। ऑलिव और जेनी किचन की ओर दौड़े। माइक और जॉन दूसरी मंजिल पर भागे, जबकि एबेट अपने लाइटर की तलाश में रह गया जो उसके हाथ से गिर गया था। एबेट फर्श पर था जब उसने देखा कि एक आदमी और एक महिला लिविंग रूम में कहीं से आए थे। महिला के हाथ में लैंप था। वह आदमी बहुत पागल हो गया था और स्पेनिश जैसी भाषा में चिल्लाते हुए बात कर रहा था। महिला सीढ़ियों की ओर भागी, लेकिन आदमी ने उसे बालों से खींच लिया और बार बार उसके सिर को फर्श पर मारा। एबर्ट सोच रहा था कि वह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ ही दूर एबर्ट आश्चर्यचकित था। एबर्ट ने देखा कि आदमी ने लैंप उठाया और उसने महिला के शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और उसे जला दिया। महिला रोते और तड़पते हुए चिल्ला रही थी। एबर्ट को गुस्सा आया और उसने अपने डर को भुला दिया। वह खड़ा हुआ और फर्नीचर को ढंकने वाली चादरों में से एक उठा ली और उसका इस्तेमाल उसने महिला के शरीर में लगी आग को बुझाने के लिए किया। थोड़ी देर के बाद सब कुछ फिर से अंधेरा हो गया। एबर्ट की सांसें रुक रही थीं। जले हुए मांस की गंध ने उसका गला घोंट दिया था। उसने अपने लाइटर से उस जगह को रोशन किया जहां उसने देखा कि वह पूरी तरह से अकेला था। जेनी और ऑलिव किचन में घबरा कर बैठे थे। सतर्क रहना जेनी, हमें नहीं पता कि यहाँ क्या है। ऑलिव ने उसके कान में फुसफुसाया। डरो मत, किचन की ओर देखो, चांद की चमकदार रोशनी को देखो। जेनी ने उसकी सहेली को आश्वासन दिया। मुझे लगता है कि यहाँ कोई आने वाला है। शायद ये लड़कों में से एक है। चलो जल्दी से उन्हें डरा देते हैं। टेबल के नीचे छिप जाओ। दोनों लड़कियां जल्दी से टेबल के नीचे चली गईं। वे लड़कों के आने का इंतजार करने लगीं, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किसी ने कैमेसा दी चिनो शर्ट और लंबी पैंट की एक जोड़ी पहन रखी थी। वह अंदर आया। रहस्यमय आदमी ने एक बड़ा चाकू पकड़ रखा था और अचानक एक महिला कहीं से दिखाई दी। वह किचन में इधर उधर भाग रही थी और रो रही थी और अपनी जान की भीख मांग रही थी। जेनी और ऑलिव ने एक दूसरे को गले लगाया। वे वास्तव में डरे हुए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि महिला क्या कह रही है। तभी ऐसा हुआ कि महिला चिल्लाने लगी क्योंकि उस आदमी ने उस पर कई बार वार किया। दीवारों, फर्श, किचन सिंक, हर जगह खून था। जेनी और ऑलिव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चीखों को दबाने की पूरी कोशिश की। फिर वहां अचानक सन्नाटा छा गया। माइक और जॉन दूसरी मंजिल पर एक्साइटेड हो रहे थे। यार चलो अब दूसरों को ढूंढते हैं, यहाँ बहुत अंधेरा है। माइक ने जॉन से कहा। रुको यार, मैं अपना पुराना कमरा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कुछ बदला है। जहां वे थे वहां से दूर स्थित एक कमरे की ओर इशारा किया गया। माइक जॉन के पीछे पीछे उस कमरे तक गया। जब जॉन ने धीरे से दरवाजा खोला तो उसने और माइक ने कुछ भयानक दृश्य देखा जो वे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। कमरा गैस लैंप से जगमगा रहा था। वहां एक आदमी खून से लथपथ था और वह दो छोटे बच्चों, एक लड़की और एक लड़के को चाकू मार रहा था। लड़की चिल्ला रही थी और मदद मांग रही थी। जॉन और माइक भागने और छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे दोनों जमे हुए थे और हिल नहीं पा रहे थे। वे बहुत सदमे में थे। दरवाजा जोर से बंद हो गया। डॉन और माइक जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग गए। जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने एबर्ट, जेनी
और ऑलिव को घर से भागते देखा। उन्हें एक दूसरे को शांत करने में घंटों लग गए। उन्होंने कई महीनों तक कभी भी इस बारे में बात नहीं की कि उन्होंने क्या देखा। 1 साल बाद जॉन के माता पिता विदेश से घर आए। जॉन ने घर के इतिहास के बारे में पूछा। उसकी मॉम ने उसे एक भयानक हत्या के बारे में बताया जो 1920 के आसपास हुई थी। एक अमीर स्पेनिश व्यक्ति को जब बिजनेस में भारी नुकसान हुआ तो उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला। उस आदमी ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को मार डाला, लेकिन छोटी लड़की बच गई। वह जॉन की स्वर्गीय दादी थी। जॉन ने अपनी चाबी फेंक दी। उसने सीखा कि कभी कभी ज्यादा बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए। यह मेरी कहानी है कि मैं 5 साल पहले अपने साइकोपैथ पति से कैसे मिली। मैंने दुनिया के सबसे प्यारे और सुंदर आदमी से शादी की और मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खुश औरत हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उस खुशी के पीछे एक भयानक नरक इंतजार कर रहा है। शादी के बाद हमारा समय हर दिन बहुत अच्छा बीत रहा था। फिर एक सुबह मैंने एक अजीब एहसास के साथ अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोल सकी। मैं चिल्लाते हुए उठी और महसूस किया कि कोई चिपचिपी चीज मेरी आंखों, नाक और मुंह को ढक रही थी। और मैंने देखा कि मेरे पति मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मेरे सामने कुछ पकड़ कर बैठे हैं। मैं चौंक कर चिल्लाई कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब उन्होंने कहा, बेबी, मैं तुम्हारी स्किन को बेहतर दिखाने के लिए तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा शहद लगा रहा था। मैंने उन्हें धक्का दिया और बाहर की ओर भागी। मेरा चेहरा खराब हो गया था। शहद उड़कर मेरी आंखों, नाक और मुंह में चला गया, जिससे देखना और सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर वह चिल्लाया, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। उसने ब्रेड ली और मेरे मुंह में डाल दी। मेरा गला घुट रहा था, इसलिए मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। मैं चिल्लाई, दर्द हो रहा था और मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वह मेरे मुंह में ब्रेड दबाता रहा, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। आखिर में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल में थी और मैंने देखा कि मेरे पति मेरे बगल में रो रहे थे। वह अपने कंधे हिला रहे थे, लेकिन यह पता चला कि वह रो नहीं रहा था, वह वास्तव में हंस रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं कुछ समझ नहीं सकी। मुश्किल से समझ में आया कि मैं अस्पताल में क्यों लेटी हुई थी। फिर उसने कहा कि यदि तुम बेहोश हो गई तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकूंगा बेबी। अगली बार यदि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बेहोश हो जाओगी तो मुझे पहले से कह देना, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे बस स्थिति का एहसास हुआ और मैं गुस्से में चिल्लाई, आप एक पागल की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं? अचानक उसने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जवाब दिया, मैं पिछले 3 साल से इस पल का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर पागलपन दिख रहा था। मैं बहुत हैरान थी, इसलिए मैं फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाकर उससे कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तभी वह उछल पड़ा और चिल्लाया, चुप रहो। क्या तुम जानती हो कि मैं कितना खुश हूँ? मैं अभी अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे शांत कर दिया। उसने मुझे पूरे दिन अस्पताल के कमरे में रखा। फिर वह अचानक धीरे से फुसफुसाया, इस बीच मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ हर दिन कैसे मजा करूं। मैंने बहुत सारे आइडियाज सोच रखे हैं। थैंक्स मुझसे शादी करने के लिए। अब मैं तुम्हारे साथ जितना चाहूं खेल सकता हूं। मैं सदमे में रो पड़ी। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? वह हंसा और मुझे चूमा। उसने मेरे कान में एक बहुत छोटी आवाज में कहा, तुम हमेशा मुस्कुराकर जीने वाली लड़की थी। मुझे नफरत थी इससे, इसलिए अब से मैं तुम्हें हमेशा उदास रखूंगा। मैं तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी हर दिन रोते हुए जीने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हारे आंख में आंसू बहुत अच्छे लगते हैं। वह पागलों की तरह हंसा। मैंने उसके चेहरे पर थूक दिया और पीछे हट गई, जिसके बाद मैं कमरे से बाहर भाग गई और पुलिस स्टेशन की ओर भाग गई। और मैंने पुलिस से विनती की कि उसे मेरे पास न आने दिया जाए, और मैं सौभाग्य से तुरंत उसके साथ तलाक की कार्यवाही से गुजर गई। मैं धीरे धीरे उससे दूर होने में कामयाब हो गई और सामान्य जीवन में वापस जाने लगी। उसके साथ संबंध तोड़ने के कुछ समय बाद उसने आखिरी बार मुझे मैसेज भेजा। अफसोस की बात है कि मेरे पास अभी भी तुम्हारे साथ करने के लिए बहुत कुछ बाकी था। आखिरकार मैंने उसे तलाक दे दिया और फिर मैंने उसके बारे में जो सुना वह बहुत चौंकाने वाला था। वह मुझसे शादी करने से पहले ही शादीशुदा था और 3 बार तलाक ले चुका था, और मुझे बताया गया कि उसकी 3 पत्नियों ने सुसाइड कर लिया था। तब आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि वह एक खिलौने की तलाश में था, कुंवारी लड़कियों के साथ खेलने के लिए। किस्मत अच्छी थी कि मैं उसके चंगुल से निकल सकी। वह दिन अभी भी मुझे याद है, जिस दिन वह आखिरी बार मेरे घर आया था।
उस दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक बारबी डॉल निकाली। उस गुड़िया के गले में एक डोरी बंधी हुई थी। फिर उसने रस्सी उठाई और गुड़िया को लटका दिया और उसने कहा कि यह अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं बना सका। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और फिर वह कभी वापस नहीं आया। तब से मुझे एक बड़ा एहसास हुआ। एहसास ये है कि इंसान शैतानों से भी ज्यादा डरावने होते हैं और वे प्राणी जो दिखने में इंसान जैसे होते हैं लेकिन वास्तव में शैतान होते हैं, वे अभी भी हमारे आसपास घूम रहे हैं। यह कहानी एक सच्ची कहानी है जो मेरे चाचा के साथ घटी थी। उनका नाम जॉन है। यह कहानी तब की है जब वे 90 के दशक में एक युवा पुलिस ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। मैंने यह कहानी केवल एक बार सुनी है क्योंकि वह आज तक इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उस घटना ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था। अब मेरे चाचा एक बड़े आदमी हैं। उनकी उम्र 60 साल है। उस समय उनकी उम्र 20 साल के आसपास थी। अब एक पुलिस अधिकारी होने के नाते जॉन का काम सड़कों पर पेट्रोलिंग करना था, खासकर घिसी पीटी सड़कें पर। उस इलाके में बहुत कम घर थे। शहर का यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ था और शहरी इलाका 10 किलोमीटर दूर था। जॉन शहर के पीछे एक सड़क पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। रात होने के ठीक बाद का समय था और आसपास का इलाका बेहद अंधेरा हो गया था। जब जॉन गाड़ी चला रहे थे उस समय अचानक उन्होंने एक छोटी लड़की को सड़क के किनारे खड़ा देखा, जो जंगल के किनारे झाड़ियों से ज्यादा दूर नहीं थी। मेरे चाचा ने कहा कि लड़की की उम्र 6 से 9 साल के बीच थी और उसने सफेद गाउन पहना हुआ था और वह नंगे पैर थी। जॉन ने अंधेरे के बाद भी बीच में इस छोटी लड़की को देखकर तुरंत अपनी कार रोक दी। उन्होंने अपने रेडियो पर कुछ लोगों को इसकी जानकारी दी और लड़की से बात करने के लिए कार से बाहर निकल गए। वह उसका चेहरा नहीं देख सके क्योंकि उसके लंबे बाल थे जो ज्यादातर उसके चेहरे पर ढके हुए थे, इसलिए वह कुछ ज्यादा नहीं बता सके। हालांकि जब उन्होंने लड़की को अपने पास आने के लिए बुलाया और कहा कि वह एक पुलिस अधिकारी हैं और उसकी मदद करने के लिए आए हैं, तो वह तुरंत उसके पास से भागी और अंधेरे जंगल में चली गई। जॉन ने जंगल में उसका पीछा किया और उसे रुकने के लिए कहा। अजीब बात यह थी कि वह इतनी तेज भागने के बाद भी अंधेरे जंगल में छोटी लड़की को पकड़ नहीं सके। वह जो कुछ भी देख सकता था वह था पेड़ों के बीच लहराता हुआ उसका सफेद गाउन, जो उन्हें जंगल में और भी अंदर तक ले गया। लड़की उसे सीधे जंगल में एक साफ जगह पर ले गई जहां उसने ईंट की सीढ़ियां देखी जो कहीं नहीं जाती थीं। ठीक उसी जगह के बीच में जॉन ने चारों ओर देखा। लड़की का कहीं पता नहीं था। रास्ता इतना बड़ा और खुला था कि लड़की के भागने का कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने उसे नहीं देखा। जॉन अचानक घबराहट और डर की भावना से भर गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लड़की के लिए वहां से भागना असंभव था। वह हवा से गायब हो गई थी और यह लड़की एक भूत थी। जॉन घूमे और सड़क पर अपनी कार की ओर जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे और उन्हें रेडियो पर बताना पड़ा कि क्या हुआ था। बाकी लोग इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि वह पहले अधिकारी नहीं थे जिसने उसी छोटी लड़की को देखने की सूचना दी थी। जाहिर तौर पर कई अधिकारियों ने वर्षों तक छोटी लड़की को सफेद कपड़ों में देखा था। मेरे लिए इस कहानी को अपने चाचा से बाहर निकालना कठिन था क्योंकि वह भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास नहीं करते हैं, भले ही उनके साथ लगभग 30 साल पहले ऐसा हुआ था। इस कहानी को मैंने अपने चचेरे भाई के घर पर सोते समय सुना था। हम कनाडा में रहते थे और हम वीडियो गेम खेल कर ऊब गए थे, इसलिए हमने डरावनी कहानियां सुनाने का फैसला किया। सबसे पहले मेरे छोटे चचेरे भाई ने अपनी कहानी सुनाई जो बहुत डरावनी नहीं थी, लेकिन उसके बाद मेरे सबसे बड़े चचेरे भाई ने हमें अपने अनुभव के बारे में एक कहानी सुनाई। वह जंगल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेरा डाले हुए था। देर हो चुकी थी और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाने का फैसला किया। उसका नाम टेसा है। वे तय कर रहे थे कि चलना है या गाड़ी चलाना है। वह चलना चाहता था लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड गाड़ी चलाना चाहती थी क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। वे लेकवुड फॉरेस्ट से होकर गुजरे जो एक घना जंगल था और भालू और भेड़ियों आदि के लिए जाना जाता था। लगभग आधी रात हो गई थी। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया और उन्होंने एक गुर्राने वाली चीख सुनी। उन्होंने हेडलाइट्स की ओर देखा तो बालों वाली छाती और खून से लथपथ दांत वाला वेयरवुल्फ था। वह जितनी तेजी से चला सकता था उतनी तेज गाड़ी चलाई।
वेयरवुल्फ ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी कार के पीछे लटक गया। वह बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड ने पीछे देखा तो वह जानवर चला गया था। वे फिर अपने केबिन में वापस आ गए और सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और सोने की कोशिश की। अगले दिन वे उठे और एक हफ्ते के लिए एक होटल में जाने का फैसला किया। जब उन्होंने अपने सारे कपड़े और सामान कार में रख लिए और उन्होंने अपनी कार की डिक्की खोली और जो देखा उससे उनका दिल दहल गया। वहां खरोंचे और बाल थे और डिक्की टूटी हुई थी, जैसे कोई हमें खोजने की बेताबी से कोशिश कर रहा हो। उन्होंने सामान पैक किया और होटल चले गए और बाद में उस दिन उन्होंने समाचार चालू किया और देखा कि 2 घर दूर रहने वाले कैंपर लगभग उसी समय जंगल में वॉक कर रहे थे। पुलिस को उनके 2 शव मिले जिनके पूरे शरीर पर जानवरों के बाल और खरोंचें थीं। जब उन्होंने न्यूज़ देखी तो वे अवाक रह गए और कहानी यहाँ पूरी होती है। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर मेरे चचेरे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड ने वॉक करने का फैसला किया होता तो उनके साथ क्या होता। अभी मुझे बहुत अजीब सपना आया है। सपने में मैंने देखा कि एक महिला अपने दांतों से दूसरे लोगों के चेहरे को कुतर रही है। जब तक मैं बार बार आने वाले सपनों से परेशान हो गई तो मुझे एहसास हुआ कि यह एक सपना नहीं था। जब मैंने अपना दिमाग ठीक किया तो मुझे एहसास हुआ मैं एक कालकोठरी में थी और मेरे आसपास कुछ लोग थे जिनके चेहरे की चमड़ी गायब थी और वे भयानक लग रहे थे। उन सभी की आंखें भी गायब थीं और वे फर्श पर लेटे हुए लगातार कराह रहे थे। किसी के शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर रूप से निशान पड़ गए थे, जैसे कि भुजाएं, जांघें आदि। और मैंने उस भयानक दृश्य को देखकर चीखने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से मेरी आवाज बाहर नहीं आ सकी। मेरे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। मैं बस अपनी आंखें घुमा सकती थी। मैंने मुश्किल से कांपते हाथों से अपना चेहरा छुआ और अपने शरीर को देखा। सौभाग्य से मेरी स्किन अभी भी ठीक थी। थोड़ी देर बाद मुझे दालान में किसी की आवाज सुनाई दी। कितने चेहरे बचे हैं मेरे खाने के लिए? अरे नहीं, कुछ ही लोग बचे हैं। जल्दी करो और कुछ नई खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा करो। मैंने किसी को आवाज के साथ करीब आते हुए सुना और मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। मेरे अलावा वहां लगभग 3 और लोग थे जिनके चेहरे को अभी कोई नुकसान नहीं हुआ था और वे सभी अपना चेहरा पकड़कर रो रहे थे। तभी एक महिला और उसके 2 तगड़े बॉडीगार्ड्स ने दरवाजा खोला और अंदर आए। महिला आई और एक एक करके सभी व्यक्ति को देखने लगी। काफी देर तक उसने अपने हाथ से उनकी स्किन को छुआ और उन्हें सूंघा। उसने मेरे चेहरे को करीब से देखा और खुली मुस्कान के साथ कहा, मुझे इसे बाद में खाने के लिए बचा कर रखना चाहिए क्योंकि तुम ज्यादा टेस्टी लगती हो, लेकिन इस तरह के फेस एक्सप्रेशन से मेरी भूख और बढ़ जाती है। तो अपना चेहरा ठीक करो वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। उसकी आवाज भी किसी चुड़ैल की तरह डरावनी थी। वह हम चारों को घंटों तक परेशान करती रही और आखिरकार एक महिला के करीब गई और उसके चेहरे को काट लिया। वह बहुत जोर से चिल्लाई, लेकिन जो कुछ बाहर आया वह सिर्फ एक कमजोर आवाज थी। महिला ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। स्किन बहुत चबाने वाली है, जैसा कि मैंने सोचा था। मजा आ गया। इसे ऑपरेटिंग रूम में ले जाओ और इसकी आंखें निकाल लो। मैं भयानक सदमे में थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों थी या मुझे कौन लेकर आया था। मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस रात मुझे फिर से एक सपना आया कि कुछ लोगों ने मुझे एक इंजेक्शन दिया और चले गए और थोड़ी देर बाद मैंने गोलियों की ओर लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनी। गलियारे से तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी और थोड़ी देर बाद पुलिस ने दरवाजा खोला और अंदर आई और मुझे हिलाया। मैं सपने से जाग गई। मैं अस्पताल में लेटी हुई थी। एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि वह एक डिटेक्टिव हैं और समझाया, तुम्हें 2 हफ्ते तक उस तहखाने में कैद रखा गया था। क्या तुम्हें कुछ याद है? मैंने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। जासूस ने बात करना जारी रखा। ओह, यह सच में एक भयानक मामला है। पागल औरत ने कुल 7 लोगों के चेहरे और शरीर के अंगों को खा लिया है। आपको 2 हफ्ते पहले किडनैप कर लिया गया था और हर रात आपको एनेस्थीसिया दिया जाता था। किस्मत अच्छी थी कि एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और आपको ट्रैक करते समय हमें यह पता चला कि आप उस तहखाने में थी। अब आप सुरक्षित हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर उस महिला ने ऐसा क्यों किया? फिर एक बात दिमाग में आई। उस जेल में सभी लोग थे। अचानक मेरे सिर में दर्द हुआ, जैसे कि वह टूट जाएगा और भूली हुई यादें दिमाग में आ गईं।
मॉडल भर्ती एडवर्टाइजमेंट। ये मैंने 2 हफ्ते पहले देखा था, जब मैं एक हाई सैलरी वाली नौकरी ढूंढ रही थी। मुझे याद आया कि मैं उसके इंटरव्यू में जा रही थी, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि आगे क्या हुआ था। जब मैं वहां पहुंची तो मेरी मुलाकात उस औरत से हुई, और उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई। सिर से पांव तक सब कुछ मेरी पसंद का है। मैं हड्डियों को छोड़कर सब कुछ खा लूंगी। ये कहानी हाई स्कूल के मेरे क्लासमेट की है। उसने कहा कि क्रिसमस की रात उसके चाचा के साथ कुछ अजीब हुआ था। उसके चाचा एक डिस्पैचर हैं और उन्होंने ही इस अजीब दुर्घटना के लिए कॉल का जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि शाम के 5 बजे उन्हें एक अजीब फोन आया था। उस आदमी की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह लगभग 30 साल के आसपास का था। उस आदमी ने कहा, क्या आप मेरा फोन लोकेट कर सकते हैं? मैं 2 शहरों के बीच के जंगल में कहीं खो गया हूँ और एक दुर्घटना का शिकार हो गया हूँ। उसके चाचा ने पूछा कि आपने आखिरी बार कौन सी बिल्डिंग या लैंडमार्क देखा था सर? उसने जवाब दिया, वहाँ एक कमर्शियल बिल्डिंग थी जो देखने में ऐसी लग रही थी कि इसमें सिर्फ कुछ ही ऑफिस किराए पर लिए गए थे। यही वह आखिरी चीज थी जिसे मैंने देखा था, और उसके बाद मुझे सिर्फ पेड़ पौधे ही याद हैं। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या उसे कोई चोट लगी है या और कुछ। फिर जल्दी से उन्होंने फोन को लोकेट किया। उन्होंने 2 पुलिस ऑफिसर्स को घटनास्थल पर भेजा, और जब वे दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कार पूरी तरह से एक पेड़ से टकरा गई थी। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने फोन किया था वह फोन पर तो ठीक लग रहा था। उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया और कहा कि तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाए। जब वे मलबे वाली जगह के करीब जा रहे थे तो हरे रंग की शर्ट वाला एक आदमी पेड़ों के पीछे से आया और उनसे पूछा कि आपको इतनी देर क्यों लग गई? पुलिसकर्मी ने उसे बताया कि ऑफिस में बिजी थे, क्योंकि आज बहुत सी दुर्घटनाएं घटी हैं। वह आदमी केवल उदास होकर मुस्कुराया। उन्होंने उस आदमी को एक जगह पर बैठने के लिए कहा, क्योंकि डॉक्टर जल्द ही आते ही होंगे। पुलिस ने डैमेज्ड कार की सभी तरफ से तस्वीरें लीं। एक तस्वीर में हरे रंग की शर्ट वाला आदमी था। पुलिस द्वारा फोटो खींचने के बाद वह व्यक्ति उदास होकर अपनी कार को घूरता हुआ अपनी कार के पास चला गया। पुलिस ने देखा कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन उस व्यक्ति को एक खरोंच तक नहीं आई। उनमें से एक पुलिसकर्मी ने उस आदमी को एक जगह पर बैठने के लिए कहा, क्योंकि एम्बुलेंस नजदीक थी और उन्हें उससे पूछताछ करने की भी जरूरत थी। लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसे पुलिस कार की चमकती रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसने अन्य पुलिसकर्मी से पूछा कि ग्रीन शर्ट वाला आदमी कहाँ चला गया है, और दूसरे पुलिसकर्मी ने कहा कि उसने उस आदमी को कार के पीछे चलते देखा था। उन्होंने उस आदमी को हर जगह खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। दूसरे पुलिसकर्मी ने उससे कहा कि वह उसने आने के बाद ही उस आदमी को समझाया था कि वह बैठ जाए और चिकित्सक जल्द ही आ जाएंगे, क्योंकि यह उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन हरे रंग की शर्ट वाला व्यक्ति चेहरे पर शून्य भाव के साथ उसे देखता रहा। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार को आगे बढ़ाने में मदद पाने के लिए उन्हें और ज्यादा आपातकालीन कर्मचारियों को बुलाना पड़ा, और कुछ मिनटों के बाद जब ज्यादा आपातकालीन लोग मदद के लिए पहुंचे तो उन्होंने कार को आगे बढ़ाया, और जो देखा उससे वे पूरी तरह से चौंक गए। हरे रंग की शर्ट वाला आदमी स्टीयरिंग व्हील के नीचे फंसा हुआ था। 2 पुलिसकर्मी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि जब वे पहली बार वहां पहुंचे तो उन्होंने उस आदमी को पेड़ के पीछे से निकलते हुए देखा था, और वह कार में नहीं घुस सकता था। लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो उन्हें जरूर पता चलता, क्योंकि दरवाजा बंद था और उसे खोलने पर आवाजें आती। उन्होंने फोटो की जांच की और पाया कि हरी शर्ट वाला आदमी वही आदमी था जो स्टीयरिंग व्हील के नीचे था। हालांकि उस आदमी की तस्वीर धुंधली थी, उन्हें यकीन था कि यह वही आदमी था जो दुर्घटना में था। उन्होंने जांच की और पता चला कि वह आदमी तेजी से गाड़ी चला रहा था, क्योंकि उस रात उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी।